गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 16 डायरेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसको आज हम लोग करते हैं, एक एक करके सारे सेक्शंस को देखेंगे। दीज आर द सेक्शंस जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। परेशान नहीं होइएगा, सारे सेक्शंस को एक एक करके करेंगे। ठीक है। As per section 2, clause 34 of the act prescribed that director means a director appointed to the board of a company. डायरेक्टर का मतलब होगा वो बंदा जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया हो कंपनी के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्टर हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी। वहीं जब हम लोग बीओडी की बात करते हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बीओडी मतलब वो बीओडी होगा, बोर्ड होगा। In relation to a company means the collective body of the directors of the company. डायरेक्टर हमेशा एक इंडिविजुअल होगा। वहीं जब हम लोग बीओडी की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग बीओडी बोलेंगे। ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2006। ठीक है। ये 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जिस किसी को भी डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी में, उसको डिन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। विदाउट गेटिंग इन यू कांट बी डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या है, कैसे कैसे आप डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अगर कोई कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेटेड हो रही है तो उस समय स्पाइस प्लस जो फॉर्म इनकॉर्पोरेशन का जाता है उसी में आप अपना डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ न्यू कंपनी। वहीं अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में आप डायरेक्टर बनने जा रहे हो तो एक आपको फॉर्म फाइल करना होता है DIR 3, उसके थ्रू आप डायरेक्टर बन सकते हो। जब हम डीन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। वो क्या क्या है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट इंडियन है इन दैट केस पैन कार्ड, और अगर एप्लीकेंट मेरा फॉरेन नेशनल का है इन दैट केस पासपोर्ट मैंडेटरी होता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना होगा आपको। लेटेस्ट फोटोग्राफ, अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में आप डायरेक्टर बनने जा रहे हो, इन दैट केस बोर्ड रिजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। स्पेसिमेन सिग्नेचर देना होगा जो वेरीफाइड हो। एनी अदर इंफॉर्मेशन जो चाहिए होगा। जब आप DIR 3 फाइल करते हो तो उसको आपको सर्टिफाइड करवाना होता है, उसको साइन करवाना पड़ता है किसी प्रैक्टिसिंग CA, CS या CMA से। और अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहे हो तो उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से या मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO या CFO से। उसके बाद आप अपना डीन एप्लीकेशन अपलोड करते हो, जो भी फी है उसको देने के बाद। जब आप ये सारे प्रोसेस कर लेते हो तो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ आपका डीन आ जाता है। और एक बार जब डीन आ जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया है डिन के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसमें कुछ कमी है या इनकम्प्लीट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटीमेशन देगी उस डिफेक्ट का, या जो भी आपने कमी छोड़ी है। कैसे देगी? वो अपने वेबसाइट पे उसको डालेगी, या आपने जो भी ईमेल दिया था एप्लीकेंट का, जो भी ईमेल है उसमें वो आपको एक मेल करेगी और आपको वो जो भी कमी है, जो भी डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई कर लेना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज। उसके बाद आपको फिर से उसको रीसबमिट करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा डिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हैज नॉट बीन अटेस्टेड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, अगर ऑथराइज्ड पर्सन ने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अटेस्ट नहीं किया, इन दैट केस। प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस हैज नॉट बीन अटेस्टेड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, अगर रेसिडेंशियल प्रूफ को भी आपने, अगर ऑथराइज्ड पर्सन जो भी है उसने अटेस्ट नहीं किया। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है फॉर आइडेंटिटी प्रूफ वो भी अगर वैलिड नहीं है। द इंक्लोज्ड एविडेंस हैज हैंड रिटन एंट्रीज, अगर हैंड रिटन एंट्रीज आपने कुछ भी कर दी है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं हो रहा है आपके प्रूफ से जो भी आपने दिया है। एप्लीकेंट नेम अगर मैच नहीं हो रहा है जो भी आपने प्रूफ दिया है उससे। एड्रेस इज नॉट मैचिंग, अगर आपका एड्रेस भी मैच नहीं हो रहा है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेंट के फादर्स नेम अगर मैच नहीं हो रहा है, फादर्स नेम जो मेंशन्ड है आपके प्रूफ में। जो सबमिटेड एप्लीकेशन है इज डुप्लीकेट डिन एप्लीकेशन।
Identification number entered in application does not match with the identity proof. जो जेंडर है आपने अगर वो भी इंटर गलत नहीं किया है, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल का मेल कर दिया है तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आईडी प्रूफ जो आपने दिया है अगर वो अटैच नहीं किया, इन दैट केस भी रिजेक्ट हो सकता है। एड्रेस प्रूफ अगर मैच नहीं कर रहा है जो आपने एप्लीकेशन में दिया है, इन दैट केस भी वो रिजेक्शन में डाल देंगे। आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या पॉइंट्स है। Non submission of copy of passport in case of foreign national, passport duly apostilled, not enclosed. Verification by applicant is not attached. Verification by applicant not in prescribed format. Verification by applicant is not signed. जो प्रीफिक्स सफिक्स लाइक मिस्टर, मिसेस, कुमारी, श्री, लेट और जी हमने लगाया है आर यूज इन योर नेम और योर फादर्स नेम फिल्ड इन डिन फॉर्म, इसलिए हम लोगों को डायरेक्ट बस नाम लिखना है, नाम के आगे मिस्टर, मिसेस ये सब नहीं लगाना उसमें। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो वैलिड नहीं है या करेक्ट नहीं है, एक्सपायर्ड है, तो वो भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यूटिलिटी बिल नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स का होना चाहिए। जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट्स है रिजेक्शन के, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। किस किस केसेस में जो हमारा डिन है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। द डिन इज फाउंड टू बी डुप्लीकेट, अगर जो डिन है वो डुप्लीकेट फाउंड हुआ तो इन दैट केस आपका जो डिन है वो कैंसिल हो जाएगा। द डिन वॉज ऑब्टेन इन ए रॉन्गफुल मैनर और बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे के हमने डिन ऑब्टेन किया है, इन दैट केस भी वो हमारा डिन कैंसिल हो सकता है। ऑफ द डेट ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, जिस भी बंदे की डिन था अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इन दैट केस वो हमारा जो डिन है वो कैंसिल हो सकता है। The concerned individual has been declared as a person of unsound mind by a competent court, अगर कोई competent court ने उस बंदे को unsound mind डिक्लेयर कर दिया है, इन दैट केस भी जो हमारा डिन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ द कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन दैट केस भी आपका जो डिन है वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप खुद से अपना जो डिन है वो सरेंडर करना चाहते हो तो एक फॉर्म है, फॉर्म 5 DIR 5 फाइल करके आप अपना जो डिन है वो आप सरेंडर कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिन। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन, आप पूरे लाइफ टाइम में एक ही डिन को ऑब्टेन कर सकते हो और आपका एक जो डिन है वो पूरा वैलिड रहता है लाइफ टाइम तक। डायरेक्टर्स टू इंटीमेट डिन, every existing director shall intimate his din to the company or all the companies where he is a director within a period of 1 month of the receipt of din from central government। आपको जो भी din है ना, आपको वो इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी को या उन सारी कंपनीज को जिसमें भी आप डायरेक्टर है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका दिन आ जाता है 1 महीने के अंदर आपको सबको इंटीमेट करना पड़ता है जिस जिस कंपनीज में आप डायरेक्टर हो। कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार, ये था डायरेक्टर को इंटीमेट करना है कंपनी को। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी को इंटीमेट करना होगा रजिस्ट्रार को कितने दिनों के अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156, फर्निश द डिन ऑफ ऑल डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार। अब ये क्या बोल रहा है, कंपनी को विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज अपने रजिस्ट्रार को बताना होगा कि हमारा ये डायरेक्टर है और उसका ये डिन है। समरी ऑफ डिन फॉर्म, DIR 3 फाइल करते हैं हम लोग फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर। DIR 6 फाइल करते हैं इंटीमेशन ऑफ चेंज, अगर कुछ चेंज करना है तो डायरेक्टर अपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म DIR 6 में फाइल करके बताते हैं। DIR 5 फाइल करते हैं अगर हमको अपना डिन सरेंडर करना है। DIR 3B इंटीमेशन ऑफ डिन टू कंपनी, अगर डिन ऑब्टेन हो गया तो वो हम कंपनी को इंटीमेट करते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 3B। DIR 3C कंपनी इंटीमेट करती है रजिस्ट्रार को इन केस जब हमको आपके डायरेक्टर्स को डिन मिल जाता है बाय फाइलिंग फॉर्म DIR 3C। DIR 3 KYC, DIR 3 KYC वेव, ये एप्लीकेशन फॉर KYC ऑफ डायरेक्टर्स है। ये सारे फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर की। एज पर सेक्शन 152, अगर AOA साइलेंट है, आपका कंपनी का जो AOA है साइलेंट है, उसमें किसी भी डायरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई है, इन दैट केस जो मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है, उनको मान लिया जाएगा कि वही फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी के, अनटिल जब तक कि डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जाता है। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं,
अगर कोई प्रोविजन नहीं है हमारे एओए में कंपनी के, तो फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा किसको, जो सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम में जिनका नाम मेंशन होगा उन्हीं को मान लिया जाएगा कि वही डायरेक्टर्स है। कैसे डायरेक्टर? फर्स्ट डायरेक्टर हमारी कंपनी का, जब तक कि अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड, जब तक कि डायरेक्टर्स को हम अपॉइंट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, दोनों के केस में। इन केस ऑफ ओपीसी जो इंडिविजुअल मेंबर होगा उसी को हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे जब तक कि डायरेक्टर्स का ड्यूली अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है, रेसिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 provide that every company shall have at least one director who has stayed in India। ये बोलता है हर कंपनी को एक ऐसा डायरेक्टर रखना है जो कि इंडिया में रहे। कितने दिनों तक? नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो भी उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें कम से कम 182 डेज उस डायरेक्टर को इंडिया में रहना होगा। ठीक है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना, अपॉइंट करना मैंडेटरी है। एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस में वैसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वैसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ये सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सेक्शन 151 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये सेक्शन क्या बोलता है? दैट एवरी लिस्टेड कंपनी may have one director elected by such small shareholders in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed। इसका मतलब है हर लिस्टेड कंपनी में एक डायरेक्टर होना चाहिए जिसको इलेक्ट किसने किया हो? स्मॉल शेयर होल्डर्स ने। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यहाँ स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होगा। स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन्स ए शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन, यहाँ देखिए, नॉट मोर देन 20,000 रुपीज और सच अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वैसे शेयर होल्डर जिनके पास जो शेयर्स है उसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपीज या उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्मॉल शेयर होल्डर्स। आगे देखते हैं हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन फॉर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अगर कंपनी के 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने नोटिस दे दिया तो, या फिर कंपनी के 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। मान लो हमारी कंपनी में 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स है तो उसमें से 1/10 ने भी दे दिया, जैसे 1/10 कितना हो गया उसका 50, तो 15 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने भी एप्लीकेशन दे दिया, नोटिस दे दिया, तो भी इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रही है तो हमको स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करना होगा, दोनों में से जो लोअर हो। ठीक है, या तो 1000 या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, दोनों में से जो लोअर होगा, इन दैट केस आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा कंपनी को। यहाँ पे एक चीज बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी में ऑन इट्स ओन एक्ट टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी चाहे तो खुद से या फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स ने नोटिस दिया है तो दोनों में से जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, या तो खुद से या स्मॉल शेयर होल्डर्स ने अगर नोटिस दिया है तो। ठीक है, नोटिस ऑफ इंटेंशन टू प्रपोज ए कैंडिडेट, अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स अपनी तरफ से किसी कैंडिडेट का नाम मेंशन करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, इन दैट केस उनको उस बंदे का नाम प्रपोज करना होगा एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। जब भी मीटिंग होने वाली है उसके 14 डेज बिफोर उसका नाम सजेस्ट करना होगा, बताना होगा। उसके साथ साथ क्या डिटेल्स देनी होगी? डिटेल्स में बताना होगा उस बंदे का नाम, एड्रेस, उसने कितने शेयर्स हेल्ड करके रखे हैं और फोलियो नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट बाय द प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जो स्मॉल शेयर होल्डर जो नोटिस देंगे कंपनी को, उसमें जो भी प्रपोज डायरेक्टर है उसका डीन नंबर होना चाहिए उस नोटिस में, दैट ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर, वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, और हिज कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, कि वो बंदा काम करने के लिए एज ए डायरेक्टर अपना कंसेंट देना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको मन ही नहीं है और आप जबरदस्ती उसको बना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसका डिन नंबर और कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं है एज पर द एक्ट और उसका कंसेंट, ये तीनों मैंडेटरी होगा। ठीक है,
स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहे तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। कब? जब उसका कंपनी में कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं हो, ठीक है, या तो उसके पास कंपनी के कोई शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 and he gives the declaration of his independence as per section 7 of section 149। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, वो अपना डिक्लेरेशन दे ही देता है अपॉइंट होने के पहले कि मेरा इस कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और कंपनी के कोई शेयर्स मेरे पास नहीं है। अब देखते हैं हम लोग टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड नो रिटायरमेंट बाय रोटेशन। स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट हो सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और एक बार जब उसका टेन्योर खत्म हो जाए तो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, किस किस ग्राउंड पे स्मॉल शेयर होल्डर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 164। जब सेक्शन 164 पढ़ेंगे तो हम लोग ये डिस्क्वालिफिकेशन का सारा ग्राउंड देखेंगे एक बार, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस, किस किस ग्राउंड पे जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो ऑफिस को वैकेट कर सकता है? फर्स्ट पॉइंट क्या क्या बोल रहा है? एज ही सीजेस टू बी ए स्मॉल शेयर होल्डर, जब उसका 3 इयर्स का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है, डेट ऑफ सीसेशन। अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है एज पर सेक्शन 164, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम्स वैकेट इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 167, या अगर 167 के अंडर वो फॉल कर जाता है। ये सब सेक्शंस क्या क्या है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स है, वो सब हम जैसे जैसे आते जाएगा वो पढ़ते जाएंगे। अभी आप ये सेक्शंस को याद करके रखो। He ceased to meet the criteria of independence as provided in section 149(6)। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया था वो उसने फॉल जो हो रहा था वो उसने तोड़ दिया, मतलब उसका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप हो गया कंपनी से, या कंपनी का कोई शेयर उसने ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टरशिप। एक स्मॉल शेयर होल्डर कितनी सारी कंपनीज का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है? अ पर्सन हैड नॉट hold the office of a small shareholder director in more than 2 companies। सिर्फ 2 कंपनीज में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकते हो एट द सेम टाइम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नो एसोसिएशन विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। एक बार जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है 3 इयर्स का, उसके बाद जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा उसको कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, ठीक है, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, ये क्या बोल रहा है? A small shareholder director may be removed by passing an OR in the general meeting। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके एक जनरल मीटिंग, ठीक है, एज पर सेक्शन 169 ऑफ द एक्ट। At the time of voting on such resolution, every equity shareholder shall have right to vote irrespective of the fact whether he is a small shareholder or not। और जब वोटिंग का टाइम आएगा तो सारे शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट होगा, चाहे वो बड़े हो चाहे वो स्मॉल शेयर होल्डर हो, ठीक है। A small shareholder director shall be included in the total number of director। जो आपकी डायरेक्टरशिप है ना उसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स का जो डायरेक्टरशिप है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। आगे की सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।